हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयन के बारे में। तो कार्बन आयन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी आज हम सीखेंगे कि जैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे एरोमेटिसिटी भी है, रेजोनेंस भी है और कार्बन आयन है तो आपको किसको प्रायोरिटी दोगे, मतलब पूरा बेहतरीन क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसका एप्लीकेशन रिएक्शंस में क्या होता है, कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बन आयन का, और PYQ भी देखेंगे। तो और ये हमारे क्वेश्चन है टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको कार्बन आयन आता है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर कर लेते हैं तो समझिए आपका कार्बन आयन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। और अगर किसी को डाउट होता है, दिक्कत है, तो आइए हम सीखते हैं एक एक चीज़ों को। देखिए हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, इसलिए हम पिछली चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको बेहतर आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC पढ़ रहे थे। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट होता है, जैसे मनुष्य का हार्ट, मनुष्य बिना हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना GOC के नहीं जीवित रह सकती। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में रिएक्शन, फिर हमने इसको और एक्सप्लेन किया था। रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, इसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की स्टोरी बिग स्टोरी होती है, हमने इस GOC नाम दिया था। फिर हमने इसको और ओपन किया था सबस्ट्रेट रिएजेंट, तो हमने सबस्ट्रेट को पूरा यहाँ तक कनेक्ट करते हुए आया था, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पूरा खत्म किया, फिर हमने रिएजेंट खत्म किया, हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन हमने खत्म किया और अब पढ़ेंगे कार्बन आयन, और फिर कहीं जाके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इतनी सब चीज़ों को अगर ये कनेक्टिविटी के साथ पढ़ लोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी, और हम इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन होता क्या है, बेसिक कार्बन आयन एक ऐसा स्पीसीज है, दिखता है ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन है। तो देखो यार, इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कार्बन आयन के बारे में। देखिए यह एक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, देख रहा है आपको, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान है, अगर उसका पेट भरा हुआ है खाने से, तो मतलब वो हाँ भूखा नहीं है। तो भूखा नहीं है तो मतलब वो क्या कहे, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। तो ये कार्बन आयन क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। अब देखो ये कार्बन आयन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा इस पर कौन अटैक करने आएगा, इस पर जो अटैक करने आएगा वह एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था रिएजेंट में, अटैकिंग रिएजेंट में। तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन आयन पे, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा कार्बन आयन पे, ठीक है। और इसका हम इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। क्या होता है, sp3 होता है। और ज्योमेट्री जो होता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। और अगर शेप के बारे में बात करेंगे तो वो पिरामिडियल होता है। शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होता है, आपको पता ही होगा, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो ये इतनी बातें, ये कॉमन बातें थी जो हमको कार्बन आयन के बारे में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब कार्बन आयन का ये फॉर्मेशन होता कैसे। तो देखिए कार्बन आयन का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, या इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, और आप बेस ले लो, क्या ले लो, बेस जैसे हम कई बेस को नाम लिख देते, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH, ETOH, यह एक बेस है। KOH, ETOH, मतलब कोई भी बेस ले लो आप, NaOT, OET या ETOH, ठीक है। LDA ले लो आप, ये भी एक बेस होता है, या ETC हम लिख देते हैं। तो कोई भी आप बेस ले लो, तो बेस का काम क्या करता है ना, वो हमेशा मोस्ट SDKH+ को खाता है और यहाँ पे हमारा कार्बन आयन बनता है। एग्जाम्पल भी लेके आपको समझाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 और यहाँ पे है H, और एक बेस हमने कोई भी बेस हमने ले लिया। तो देखो बेस क्या करता है ना, बेस हमेशा मोस्ट SDKH+ को खाता है। आप कहोगे सर मोस्ट SDKH+ क्या है, मोस्ट SDKH+ क्या है, तो वो होता है, मोस्ट SDKH+ जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बगल वाला हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल वाला हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल हाइड्रोजन जो होता है वही। तो देखो यह हमारा एक CH जो है, यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसके बगल वाला हाइड्रोजन हमारा कौन है, ये है। तो यहाँ से बेस हमारा क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, तो हमारा देखिए क्या बन जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन चला गया, CH2, और यहाँ पे
बिल्कुल ऐसे रहेगा। तो हमेशा बेस क्या करता है, मोस्ट SDKH+ खाता है। मोस्ट SDKH+ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल होता है। और एग्जांपल हम आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको समझा दे, जैसे देखो मेरे पास ये है, ठीक है। जैसे हम आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम कहें मोस्ट SDKH+ कौन है, तो देखो हमारा Cl जो है -I लगाता है। -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये हमने इंडक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। तो -I के बगल वाला हाइड्रोजन ये है, तो यही हमारा क्या है, हमारा मोस्ट SDKH+ हाइड्रोजन। तो अगर बेस आएगा तो बेस इसको क्या करेगा, खाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो देखो मेरे पास है यहाँ पे CH, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, ठीक है। तो बेस ले लिया, बेस कोई भी ले लो, उसमें जो लिखा है NaOH या ETOH, ठीक है, बेस ले लिया। तो बेस का काम क्या है, मोस्ट SDKH+ का। आप कहोगे सर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा, तो ये देखो ये sp है। sp मतलब स्ट्रॉन्ग -I दिखाता है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके बगल वाला ही हाइड्रोजन ले लोगे इस वक्त, यहाँ पे ये भी हमारा कार्बन आयन बन गया। देखो कार्बन आयन बन गया, यहाँ भी कार्बन आयन। तो काफ़ी इनको हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस कार्बन आयन के बारे में छोटी छोटी बातें आप जानते रहो बस, ठीक है। तो यह कार्बन आयन बन गया। अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन होती है जहाँ पे कार्बन आयन का यूज होता है, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन आयन, ठीक है। तो देखो जैसे आप जानते रहो, बाकी ये सब सारी रिएक्शन को हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कार्बन आयन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक स्पेलिंग जल्दी लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, इसमें एराइल सब्स्टिट्यूशन वाला भी पढ़ते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी कार्बन आयन का यूज होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम कार्बन आयन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें भी कार्बन आयन का स्पेलिंग जल्दी से लिख देते हैं। बाकी इनको तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा डिटेल में एक पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी हमारी बनी रही इसलिए आपको समझा रहे हैं। देखिए अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये आपको दिख रहा, हाँ ये है, और यहाँ से RMG मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा पता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यहाँ पे बेस नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ पे अटैक करता है। ये बॉन्ड ऐसे ओपन होता है, तो देखो कुछ ऐसे, वहाँ पे वो बॉन्ड एरो ऐसे गया तो नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में एक कॉन्सेप्ट आप एरो, बिल्कुल सब चीज़ें जीरो चलेंगी, बस आप समझ लो थोड़ा सा। और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन होगा, और उसके बाद वाटर आता है, इस वाटर के H+ को ले लेता है, तो यहाँ से ऐसे हमारा आता है। तो ऐसी सारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे पूरा, जब आएगा ना वो तो आपको सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ आ जाता है। तो ऐसे ही हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन होती है बेसिकली जहाँ आपको जानना है कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अब आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो मेन चीज़ है हमारा, उसे देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है ना, जस्ट कार्बोकेटायन को उल्टा कर दो। तो देखिए कार्बन आयन ये है, कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन है, -I -R, ठीक है, -M CH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब और एरोमेटिसिटी तो होता ही है, ठीक है, एरोमेटिसिटी और बैक बॉन्डिंग भी होगा ना। कार्बोकेटायन में हमने सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो देखो अब आपको बात आती है कि सर अगर ये सारी चीज़ें एक ही मॉलिक्यूल में है तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो देखो सबसे पहले आप सोचना एरोमेटिसिटी, क्या सोचना, एरोमेटिसिटी, और दूसरा आप सोचना हमेशा रेजोनेंस, ठीक है, दूसरा आप सोचना रेजोनेंस, और तीसरा सोचना आप हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, और इंडक्टिव तो वीक इफेक्ट होता है, और चौथा सोचना इंडक्टिव तो बहुत ही वीक होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बाद में सोचना। तो देखो अब इनका जो एप्लीकेशन है ना वो हम करते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने में। तो जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, और ये है,
तो एरोमेटिसिटी तो हमने अच्छे से पढ़ा ही है जीओसी में, किसी को नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट में एरोमेटिसिटी चेक कर लो, ट्रिक भी हमने बताया। तो इसमें देखो कार्बन आयन है, आप सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, एरोमेटिसिटी। देखो ये है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है और ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये हमारा एरोमेटिक है और ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, दिख रहा है साफ साफ। तो अब देखो ये तो पहले नंबर पे हो गया। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा, ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो इन दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ। तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ना, वो हमारा ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये दूसरे पे। जो हमारा जो छोटी रिंग होती है ना, उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्मॉल रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक है। ये भी 2 2 4 2 6 2 8, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है केवल इतने में डिस्पर्ज हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे ये पूरे रिंग में डिस्पर्ज मतलब फैल रहा है। यहाँ पे तो यहाँ भी फैल रहा है, यहाँ भी फैल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज का सबसे ज़्यादा कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ सबसे कम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसी को एनिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, यहाँ पे सब ज़्यादा डिस्पर्ज हो रहा है ना नेगेटिव चार्ज, इसलिए एरोमेटिसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे, तो रेजोनेंस करा दो पहले, क्योंकि तभी तो आप फर्क, क्योंकि अगर नहीं तो सब तो इक्वल ही लग रहे हैं, बस यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन लग रहा है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो रेजोनेंस कराओगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे कराओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा। रेजोनेंस हमने अच्छे से पढ़ा है, किसी को नहीं आता देख लो। तो अब देखो, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो फ्लोरीन को सब ज़्यादा पसंद नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो पहले नंबर पे है। फिर कार्बन को और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज पसंद होगा दूसरे पे, और तीसरे पे ये। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, नेगेटिव चार्ज के बगल में सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट, लेकिन ऑक्सीजन के पास नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज के बगल में कभी भी डी ऑर्बिटल हो तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी देखोगे, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन ये ब्रिज पे कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ब्रिज पे कभी भी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होता है, तो हमेशा यही वाला कंसीडर किया जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CF3 CCl3, तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, तो जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन आयन के बारे में सारी बातें थी। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन आयन की हमारी सारी स्टोरी हो गई। और अगर आपको क्वेश्चन हम दें, आप चाहो तो क्वेश्चन ये कर लो, देखो ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, तो यहाँ पे कुछ सेम कहानी कैसे करोगे आप, ये नहीं है तो वही यहाँ पे डी और नेगेटिव चार्ज बगल में है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको ऐसे। तो देखो मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ OMe है, और यहाँ पे मान लो हमारे पास सेम चीज़ें, यहाँ मेटा पे OMe है ना। तो देखो यहाँ पे मेटा पे तो रेजोनेंस आप वो लगाओगे नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट जो भी होता है ना, ये मेटा पोजीशन पे इसके करस्पॉन्डिंग, और ये आर्थो पे है। तो यहाँ पे हम केवल आई देखेंगे, तो ये हमारा आई देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो -I लगा रहा है, यहाँ पे भी ये -I लगा रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है ना। तो देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज को हमेशा -I पसंद होता है, -I वाले वो। तो देखो ये भी -I लगा रहा है, ये भी -I लगा रहा है ना। और -I कौन ज़्यादा पास में है नेगेटिव की, ये वाला ज़्यादा पास में है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम कौन सा क्वेश्चन आपको करा दें, बस ये हो गया। और एक क्वेश्चन चाहो तो ऐसे एक और कर लो, यहाँ पे मान लो ये नेगेटिव है, और यहाँ पे मान लो ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप कैसे करोगे, तो ये हमारा CH3 क्या है, +I लगाता है, ये भी हमारा CH3 +I लगाता है ना। तो नेगेटिव चार्ज को -I पसंद है ना, +I से तो ये हेड करेगा, तो हमेशा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि +I तो बगल में ही है ना, और ये +I दूर में है। तो कौन ज़्यादा पसंद होगा, नेगेटिव को हमेशा -I पसंद ली, तो इसलिए इसे दूर भगाना चाहेगा, दूर रहना चाहेगा, तो ये वाला
ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।